जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज हम 13 जनवरी का जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं। और अब से हर रोज़ जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो शाम को 6 बजे आएगा। क्या होगा कि जब एक टाइम फिक्स रहेगा तो फिर आपको भी जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपका टाइम टेबल है वो बनाने में आसानी जाएगी। तो हर शाम को 6 बजे आपके सामने न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो आपके सामने हाजिर रहेगा। आज इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन हर रोज़ शाम को 6 बजे अपलोड हो ही जाएगा। सुबह अपलोड ना करने का कारण ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर की नेगेटिविटी से आपका जो दिन है वो इम्पैक्ट हो। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो स्ट्रैटेजी रहे, आपकी जो प्रिपरेशन, आपका जो टाइम टेबल रहे वो इस तरीके का रहे कि सुबह आप कुछ प्रोडक्टिव पढ़ो, सुबह आप जो जीएस है उसकी तैयारी करो, और करंट अफेयर जो होता है वो आप शाम को पढ़ो। उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप सुबह जो जीएस है वो पढ़ लेते हो, फिर शाम को फिर से जब आप सोते समय, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है, तो जब आप शाम को रिवाइज करोगे तो अच्छा खासा टाइम बीत जाएगा और आपको रिकॉल करने में उतना ही बेनिफिट होगा। ये जो करंट अफेयर होता है ये इस तरीके का है कि अभी आपने शाम को पढ़ लिया, उसके बाद शाम को फिर से जब आप सो रहे हो उस टाइम पे पीडीएफ जब रिवाइज कर ली तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। लेकिन जीएस के लिए आपको रिवाइज करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम मिलना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए शाम का टाइम आप फिक्स रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर इसका ये नहीं है कि आप सबसे पहले अपडेटेड हो जाओ, सबसे पहले आप अपडेट हो गए दिन में तो आपको जो चाय पे चर्चा करनी है, ऐसा नहीं है। आपको जो न्यूज़पेपर है उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह देखना है। तो सब्जेक्ट आप सुबह कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए शाम को 6 बजे अगर हम देखते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो आपको ओवर द टाइम पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ से अगर आप रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में न्यूमोनिया के बारे में बात की गई है कि न्यूमोनिया जो है, जो कोविड में होता है, वो यहाँ पर नॉर्मल न्यूमोनिया से अलग है। तो कैसे अलग है इसके बारे में हम देखेंगे। फिर यहाँ पर जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बारे में बात की गई है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज देखोगे ना तो उसमें भर भर के इसने अपनी जो तारीफ है वो की है कि यहाँ पर ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, फलाना नहीं होता है, ढिमकाना है। एफएक्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका डर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको जो सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नहीं आएगा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, कैसी है, फलाना ढिमका, ये नहीं पूछेंगे। बाकी ये वाला अगर हम देखते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जो है ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हमें ऐसे के लिए बोलिए या एथिक्स के लिए बोलिए बहुत सारे कोट्स हमें मिल जाते हैं। ये कोट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एथिक्स देखोगे उसमें जो फिलोसॉफर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो हमें कोट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट में। बाकी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगेन फार्मर्स के बारे में बात की जा रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर आया है। अब देखिए यहाँ पर होने क्या वाला है, होने वाला है एकदम सिंपली कि अब आपको आर्टिकल जो है, जैसे कि यहाँ पर फार्मर के ऊपर आर्टिकल जो है वो आपको देखने को मिल रहे थे, हर रोज़ कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो आ रहा था। अब यहाँ पर आर्टिकल आपको जो व्हाट्सएप की प्रिवेसी पॉलिसी है उस पर, उसी के साथ साथ यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर हम शॉर्ट में यहाँ पर जानकारी ले लेंगे। बाकी आपको हर रोज़ इस पर वक्त वाया करने की मतलब जाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाया ही बोलते हैं ना, हाँ वही, करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी द हिंदू अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पर वही सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसमें भी हम वही सारी चीज़ें चलने वाली है आराम से। मतलब हर एक कोई अपना अपना जो आकलन है वो बताएगा, भैया ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। शॉर्ट में हम इसके बारे में देख लेंगे। ये है पुदुचेरी स्टैंड ऑफ के बारे में। अगेन यहाँ पर न्यूज़ से ज़्यादा जो स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी का, मतलब कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उसी के साथ साथ जो हमारे ये जो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी इंडिपेंडेंस, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं जो है वो हम करेंगे। यहाँ पर सार्क के बारे में बात की जा रही है तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे क्या है। बाकी अगर हम ये देखते हैं तो कल हमने इस आर्टिकल के बारे में देख लिया है तो आज फिर से नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका कॉस्ट बेनिफिट देखा जाए तो काफ़ी कम है एग्जाम पर्सपेक्टिव से।
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगेन वही डेमोक्रेसी यूएसए के, यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी इम्पीचमेंट की फिर से बात की जा रही है। तो यहाँ पर इम्पीचमेंट होता कैसे है, पहले भी जब हुआ था उस टाइम पर हमने इम्पीचमेंट के बारे में देखा था, क्या प्रोसेस वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। शेप शिफ्टिंग जस्टिस, ये हमारे जीएस पेपर 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। जीएस पेपर 4 बोलने के बजाय यहाँ पर 2 जो है वो होना चाहिए। जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बात क्या की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, अभी जो हमारे फार्म एक्ट लाए है ना, फार्म बिल नहीं है भाई साहब, फार्म एक्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हुआ क्या है बेसिकली कि दोनों ही हाउसेस में पास होके ये प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है और ये एक्ट में तब्दील हो चुका है, ये ऑर्डिनेंस भी नहीं है। अब ये इसमें जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट हमें देखने को मिली है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी यहाँ पर स्टे जो है वो आप लगा दो, मतलब यहाँ पर रोक दो, होल्ड पर डालो, और यहाँ पर कमिटी जो है उसका यहाँ पर बोला गया है कि कमिटी जो है उसका हम यहाँ पर गठन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई है, इतना बोलने के बाद भी फार्मर जो है वो खुश नहीं है, फार्मर जो है वो अपोज कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, कमिटी में जो लोग यहाँ पर लाए गए हैं उन्होंने ऑलरेडी जो यहाँ पर फार्म बिल है उसकी तारीफ की है। तो इसीलिए जो फार्मर्स है उनका ये बोलना है कि ये जो एक्ट है इसका तो यहाँ पर समर्थन ही करेंगे। तो ये और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहरहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हमारे यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इनफैक्ट जो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है वो किस तरीके से काम करता है। यूपीएससी सीएसई जीएस पेपर 2 2020 क्वेश्चन क्या आया था, जुडिशियल लेजिस्लेशन, सेम आप इससे रिलेट कर सकते हो, ये चीज़ को सेम रिलेट कर सकते हो। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई द फिलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन ट्रेइंग फॉर द इशूइंग गाइडलाइंस टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। मतलब पूरा आप ये वाला जो आर्टिकल है इसमें आप पूरा आंसर जो है वो लिख सकते हो। हमारे यहाँ पर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ फंक्शन है, ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पर एक तरफ है एग्जीक्यूटिव, है ना, एक तरफ है लेजिस्लेटिव और एक तरफ है जुडिशरी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों की जो फंक्शंस है ये डिफरेंट है। लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है, लॉज बनाना, है ना, लॉज यहाँ पर बनाना मतलब ये नहीं केला। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है कि भैया लॉज जो यहाँ पर बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना। और ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर जुडिशरी का क्या है कि ये जो लॉज यहाँ पर बनाए गए हैं ये लीगल है या नहीं है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर ने अगर एक कानून लेकर आ गई कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन टैक्स लगा रहे हैं, ऑक्सीजन टैक्स लगा रहे हैं, मतलब क्या, अगर कोई ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी जो है वो यहाँ पर क्या देखती है, कानून के तहत है या नहीं। अब जुडिशरी इसमें क्या बोलेगी, भाई साहब रुको, आप यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर टैक्स लगा रहे हो, है ना, मतलब ये हमारे आर्टिकल 21 जो है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, राइट टू लिव विद डिग्निटी के अगेंस्ट में जा रहा है, और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा है, इसीलिए हम इस लॉ को स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, ये लॉ जो है वो सही नहीं है। समझ में आ गया आपको। तो ये क्या है, बेसिकली अपने अपने रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, मगर कभी कभार क्या होता है कि ये लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं, एक में की चीज़ों में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो जुडिशरी है उसका काम लॉ बनाना है या नहीं है, मगर कभी कभार क्या होता है, जुडिशरी जो है वो लॉ बना देती है कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी दारू की भट्टी नहीं रहेगी, दारू की शॉप नहीं रहेगी हाईवे पर, है ना। नेशनल एंथम में लोग जो है वो क्या होंगे, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। ये जुडिशरी ने कानून बनाए हैं, लॉज बनाए हैं। अब जुडिशरी का काम है क्या कानून बनाना, लॉज बनाना? जी नहीं, लॉज बनाना काम इसका नहीं है, बल्कि काम किसका है, वो है लेजिस्लेचर का। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इसमें घुस रही है ना।
अब यहाँ पर लेजिस्लेचर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट बोलिए, ये सारी चीज़ें बोलिए, है ना, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करते हैं, रिमूवल करते हैं। तो मतलब क्या है, जुडिशरी की भी फंक्शनिंग में इन लोगों का भी रोल होता है कि जो जजेस जो उनकी अपॉइंटमेंट बोलिए, जजेस की रिमूवल बोलिए, इसमें इन लोगों का भी रोल होता है। इसीलिए क्या है, हमारे यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बाउंड्रीज में इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं, इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो आप। तो इसलिए क्या हो रहा है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव बोलिए, लेजिस्लेचर बोलिए, जुडिशरी बोलिए, एक दूसरे की बाउंड्रीज में इंक्रोच करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फंक्शंस जो है ये देखने को मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जुडिशरी, ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है कभी कभार कि आप मतलब समझ लीजिए कोई एक लेडी है, ठीक है, एक कोई लेडी है, वो किसी जगह पर काम कर रही है, किसी वर्क प्लेस पर काम कर रही है। अब वर्क प्लेस पर काम करते करते उनके साथ कहीं छेड़खानी हो जाती है, ठीक है। अब वो सीधा जाती है जुडिशरी के पास कि मेरे पास वर्क प्लेस पर छेड़खानी हुई है। अब जुडिशरी अगर इन केस उस टाइम पर कोई लॉ जो है वो अगर अवेलेबल ही ना हो, वर्क प्लेस पर अगर कोई महिला के साथ छेड़खानी होती है तो उसको क्या सजा होगी, ये अगर कोई लॉ बना ही नहीं है, तो ऐसे समय पर जुडिशरी जो है क्या ये ऐसा बोलेगी कि महिला को कि नहीं तुम वापस चले जाओ, हमारे पास कोई तुम्हारे लिए लॉज ही बना हुआ नहीं है, पहले आप लेजिस्लेचर के पास जाओ, लेजिस्लेचर को बोलो कि आप इस तरीके कोई कानून बनाओ, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास जाओ, उनको बोलो कि ऐसा कानून आप इंप्लीमेंट करो, फिर जाकर हम यहाँ पर जो सज़ा है वो उस गुनहगार को देंगे, ऐसा बोलेगी क्या? नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है जुडिशरी को भी कि भैया हम यहाँ पर जो लॉ है वो यहाँ पर बना ले, है ना। तो क्या करती है जुडिशरी जो है, जो यहाँ पर लेजिस्लेचर का काम है, तो जुडिशरी क्या करती है, यहाँ पर लॉ जो है वो बना लेती है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जुडिशरी क्या कर रही है, एक्टिवली रोल अपना अदा कर रही है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म हर वक्त अगर जुडिशरी कानून बनाए तो क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों गलत रहेगा? ये तो अच्छा है ना कि जुडिशरी जो है वो कानून बनाती जा रही है, नहीं, क्यों? हमारे यहाँ पर है डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जनता के द्वारा बनाए गए कानून, है ना। जनता खुद के लिए कानून बना रही है, इसके लिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो छोड़े हुए हैं, जो लेजिस्लेचर का रोल में यहाँ पर जो लॉज है वो लेकर आते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। तो अब अगर जुडिशरी ही सारी लॉज जो है वो बनाने लग जाए, फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी जो उसका कत्ल होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये जुडिशरी जो जजेस है क्या ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो डिक्टेटरशिप है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी जो है उसका यहाँ पर हनन हो जाएगा। और जुडिशरी का काम है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रखवाली करना। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है डेमोक्रेसी जो है वो अपलिफ्ट होना चाहिए। तो अगर जुडिशरी ही अगर जुडिशियल एक्टिविज्म में ज़्यादा ही चली जाएगी तो फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी जो उसका हनन होगा। मतलब जुडिशरी खुद यहाँ पर प्रोटेक्टर नहीं, रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक बन जाएगी, है ना। तो जब जुडिशरी नॉर्मली अपना रोल अदा करती है, जब एक्चुअल में जरूरत हो, उसके कहते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन जुडिशरी अगर ज़्यादा ही अपने टांग पसारने लग जाए उसको हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, उसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। और जुडिशियल ओवररीच ना हो इसके लिए हमें देखने को मिलता है जुडिशियल रिस्ट्रेन। मतलब जुडिशरी ने खुद को काबू में रखना चाहिए, जुडिशरी ने खुद को रोक के रखना चाहिए, है ना। ये हमें देखने को मिलता है, नहीं तो रक्षक ही बन जाएगा भक्षक। इस तरीके से डेमोक्रेसी जो उसका हनन हमें देखने को मिलेगा। ये पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी हुआ क्या है, अभी हुआ ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है और जो जुडिशरी है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर ने एक एक्ट जो है वो बना लिया है, एक्ट बनाया है बाकायदा लॉ पास करके। जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब जुडिशरी यहाँ पर जो लॉ है वो नहीं देख रही है, ये लॉ जो है ये कानूनन है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये नहीं देख रही है, लेकिन बस इस लॉ को होल्ड पर डालने की बात कर रही है, जो इसका रोल है ही नहीं। तो ये कैसे कर सकती है? यहाँ पर ये पूरा मसला जो है इस आर्टिकल में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आसान शब्दों में मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, समझ रहे हो आप? यही सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब ही ये है कि जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर घुस रही है। जुडिशरी जो है वो यहाँ पर लेजिस्लेट करने की कोशिश कर रही है, जुडिशरी जो है वो यहाँ पर कानून बनाने की कोशिश कर रही है। तो जुडिशियल लेजिस्लेशन जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का हनन है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, ये इसके इसमें नहीं जाएगा, ये इसके इसमें नहीं जाएगा, बीच में दीवार जो है अंबुजा सीमेंट की वो खड़ी कर दो। मतलब जुडिशरी जो है वो अपना काम देखेगी सिर्फ कि भैया कानूनन जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं, संवैधानिक जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं, जो असंवैधानिक है उसको हम स्ट्रक डाउन कर देंगे। लेकिन जो असंवैधानिक नहीं भी है,
जो असंवैधानिक नहीं है उसके अंदर आप क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का हनन होता है। लेकिन बहुत सारे जो पिटिशंस है वो जाते हैं ना कोर्ट के पास कि देखो आप यहाँ पर ये चीज़ जो है वो कर लो, ये चीज़ जो है वो कर लो, ये चीज़ जो है कैसे यहाँ पर डील करेगी जुडिशरी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ जो है ये नहीं देखा जा रहा है सीधा। अच्छा जनता जो है उनको ये हो रहा है कि यार चलो फिर बंद कर दो यार, इसको होल्ड पर डाल दो, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये यहाँ पर गलत है। जो सेवियर है डेमोक्रेसी का वही यहाँ पर बिहेवियर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर कमेटी जो एक्सपर्ट कमेटी जो उसका गठन किया जा रहा है, कौन से बेसिस पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन तो किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो लोग यहाँ पर लिए जा रहे हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो किस बेसिस पर किए जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। इशू जो है फार्म बिल पर काफी कॉम्प्लेक्स है। आप किसी भी साइड हो, आप इसको सपोर्ट करते हो, आप इसके विरोध में हो, लेकिन यहाँ पर जो लीगल बेसिस है इसका सस्पेंशन का वो क्या है, जो कोर्ट ने बोला है कि इसको सस्पेंड करो और कमेटी जो उसका हम गठन यहाँ पर करने वाले हैं वो किस बेसिस। हाँ, अगर कोर्ट यहाँ पर ये बोलती है कि ये जो लॉ यहाँ पर लाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म है उसको यहाँ पर हैम्पर कर रहा है, ठीक है हम मान लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ बोला, लीगलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं हम, यहाँ पर फालतू ही चीज़ों में उलझ रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इट्स नॉट द कोर्ट जॉब। यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है उसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट यहाँ पर पॉलिटिशियन देखते बैठेंगे, है ना। तो इसमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में देखो, यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी लीगलिटी के बारे में देखो, है ना। बाकी फालतू की चीज़ों में आप मत पढ़ो। मतलब यहाँ पर जो लॉ पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा उसके बारे में आप सुन नहीं रहे हो, उसकी हियरिंग नहीं ले रहे हो। बस जनता यहाँ पर ये है तो भैया चलो यहाँ पर ये कर दो। ये आपका जुडिशियल ओवररीच जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर न्यूमोनिया जो है कोविड पेशेंट में डिफरेंट कैसे है टिपिकल न्यूमोनिया से। अब टिपिकल न्यूमोनिया से जब डिफरेंट है तो न्यूमोनिया होता कैसा है वो हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए, है ना। तो न्यूमोनिया की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 3 अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको कभी कभार डिसीजेस के बारे में पूछा जाता है। न्यूमोनिया अगर हम देखते हैं तो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है लंग्स का। क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है हमारे लंग्स का। अब कॉज अगर हम देखते हैं तो कोई सिंगल कॉज नहीं है। यहाँ पर आइदर बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस या फंगी के थ्रू जो एयर में होता है उसके थ्रू ये न्यूमोनिया जो है वो हो सकता है। वैक्सीन अगर हम देखते हैं, न्यूमोनिया कॉज बाय बैक्टीरिया ये इजीली प्रिवेंटेबल होता है वैक्सीन से, ठीक है। यहाँ पर वैक्सीन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिया ने कुछ न्यूमोनिया के लिए किया है क्या, तो इंडिया जो है नेशन वाइड रोल आउट जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसमें यहाँ पर इसका कर रहा है। मतलब जो वैक्सीन है उसके बारे में हमें देखने को मिल रहा है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर कोविड के न्यूमोनिया की और नॉर्मल न्यूमोनिया की, तो देखिए नॉर्मल न्यूमोनिया जो है वो हमारे एंटीबायोटिक्स से अच्छा हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोरोना वायरस वाले न्यूमोनिया की, तो इसमें अगर आप देखोगे तो लंग्स में काफ़ी बुरी तरीके से फैल जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो लंग्स है उसको पूरा हाईजैक कर लेता है, जो इम्यून सेल होते हैं उसको हाईजैक कर लेता है, और फिर जो बाकी का पार्ट है उसमें भी ये स्प्रेड करने लगता है। जिससे कि अगर आप देखोगे तो ये जो फीवर है ना, इससे ब्लड प्रेशर बोलिए, जो किडनीज है बोलिए, ब्रेन बोलिए, हार्ट बोलिए, सारी चीज़ें यहाँ पर डैमेज हो सकती है। तो अगर हम कोरोना वायरस के न्यूमोनिया की बात करते हैं, ज़्यादा डेंजरस है नॉर्मल न्यूमोनिया से, क्योंकि नॉर्मल न्यूमोनिया यहाँ पर रिकवर हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस का जो है वो ज़्यादातर अगर आप फेटल देखोगे तो बहुत बुरी तरीके का हमें स्प्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर है? इतनी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है कि वर्ल्ड का पहला जो कॉन्फ्रेंस है चाइल्डहुड न्यूमोनिया के लिए, ये हेल्ड किया गया बार्सिलोना स्पेन में, जिससे कि ग्लोबल हेल्थ एजेंडा इसको बनाया जा सके। क्योंकि न्यूमोनिया अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों की इससे डेथ जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। तो मतलब टीबी आप बोलिए, उसी के साथ साथ न्यूमोनिया आप बोलिए, ये जो है ये मतलब कोरोना वायरस के ही तोड़ के हैं। मतलब कोरोना वायरस जो है उससे कम हमें डेथ देखने को मिल रही है, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा डेथ हमें ओवरऑल कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी कि वर्ल्ड की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुई थी चाइल्डहुड न्यूमोनिया के लिए? बार्सिलोना स्पेन में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थीम जो है कॉन्फ्रेंस की वो है फाइटिंग फॉर ब्रेथ। ये भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी फेब 2020 के आसपास ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। ग्लोबल फोरम ऑन चाइल्डहुड न्यूमोनिया इनिशिएटिव है 9 लीडिंग हेल्थ एंड चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें यूनिसेफ जो है वो भी इंक्लूड है, मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन भी इंक्लूड है, एंड गावी जो है ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बारे में, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कौन से बाकी भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर व्हाट्सएप के बारे में बोला क्या गया है। अमिड कंटिन्यूइंग कंसर्न, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीएस पेपर 3 जो हमारा होता है, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटरनल सिक्योरिटी बोलिए, है ना, साइबर सिक्योरिटी बोलिए, उस पर्सपेक्टिव से टॉपिक जो है आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना है, ना कि सिर्फ व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी। यहाँ पर ओवरऑल प्राइवेसी के बारे में देखना है, आपका जो डेटा है ये कितना सेफ है, ये कितना लीक होने के चांसेस है ना। आज के ज़माने में हमारे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई गवर्निंग रेगुलेशंस नहीं है, तो हमारे यहाँ पर रेगुलेशंस जो है वो लाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि यहाँ पर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, क्या नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ के बजाय आपको उस पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नई प्राइवेसी पॉलिसी जो रिलीज़ की है, तो इसके तहत यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पर जो पॉलिसी चेंज हो रही है वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो मैसेजेस करते हैं उनके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब अगर आप फैमिली एंड फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप बोलिए, फेसबुक बोलिए, कोई भी आपके प्राइवेट मैसेजेस जो है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब प्राइवेसी सिक्योरिटी जो है वो पूरी कंट्रोल यहाँ पर की गई है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ आपका जो पूरा चैट है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चैट कर सकते हो जैसे भी आपको करना है। हाँ, नॉटी। यहाँ पर बिजनेस के बारे में अगर हम देखते हैं तो व्हाट्सएप ने क्लैरिफाई किया है लार्ज बिजनेसेस जो है, खासकर लार्ज बिजनेसेस जो है, उनको यहाँ पर जो सिक्योर होस्टिंग सर्विस है फ्रॉम फेसबुक वो यहाँ पर होता है। क्या है बेसिकली कि आप किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें कर रहे हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ऐड जो है वो दिखाई जाती है ना। मतलब क्या होता है, आप जिस तरीके से चैट कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पर बातें कर रहे हो, जो भी आप चीज़ें बेच रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं, मतलब आपको जो एड्स है वो यहाँ पर दिखाई जाती है, जिससे कि आप यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो हो पाओ, ठीक है। इफ़ यू यूज़ व्हाट्सएप फॉर बिजनेस एंड हैव अ लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, बिजनेस ऑन द अदर साइड टू विल सी द कन्वर्सेशन एंड नो योर प्रेफरेंसेस, आपके क्या क्या प्रेफरेंसेस है, और फिर फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एड्स दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आपके ब्रेन को बेसिकली हाईजैक करने की बात की जा रही है, खुलेआम नंगी चेतावनी आपको दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप फेसबुक पर हो, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है जब आप पर्सनल चैट की बात कर रहे हो, है ना। और अगर आप नहीं हो तो फिर यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, ओके। इफ़ यू हैव लार्ज फॉलोइंग, व्हाट्सएप जो है ये सिक्योर प्लेटफॉर्म रह रहा है, ठीक है। पर्सनल कन्वर्सेशन इंडिविजुअल के साथ, ग्रुप के साथ आपके सिक्योर्ड है ना। और अगर आप देखोगे तो नॉर्मली मतलब इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो अब ये पेड प्रमोशन है या फिर ये खुद न्यूज़पेपर ने दिया हुआ है, इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सेफ है। लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप देखोगे व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है। टेलीग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, खासकर अगर हम पिछले 24 घंटे में देखते हैं तो बहुत मिलियंस ऑफ यहाँ पर टेलीग्राम पर लोग जो है वो आए हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर ओनली सीक्रेट चैट्स के लिए हमें देखने को मिलती है। डिसअपियरिंग मैसेजेस सभी जगह हमें देखने को मिलते हैं। चैट बैकअप अगर हम देखते हैं तो है, ठीक है। स्क्रीन लॉक अगर हम देखते हैं तो हाँ। एडवर्टीजमेंट अगर हम देखते हैं तो ना। ग्रुप चैट सिक्योरिटी अगर हम देखते हैं तो हाँ ना। वीडियो एंड वॉइस कॉल अगर हम देखते हैं तो हाँ। इस तरीके से अभी आप डिसाइड करो यार कौन सा आपको फॉलो करना है। बेसिकली मैं तो फोकस करूँगा एग्जाम ओरिएंटेड पे। तो एग्जाम में अगर हम देखते हैं तो देखिए साइबर सिक्योरिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप देखोगे तो हमारा जो डेटा है ये कंटिन्यूसली लीक होते रहता है। आपको क्या पता है, अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन बोल भी रहे हैं, पूरी तरीके से बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता, है ना। यही चीज़ जो है आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आप खुद देखो ना यूट्यूब पर, अगर आपने मेरा एक वीडियो, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं थे, आपने मेरा एक वीडियो देख लिया, आपको वीडियो पसंद नहीं आया, आपने सब्सक्राइब जो है वो नहीं किया, लेकिन फिर भी आगे अगर मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको सजेशन में दिखाई देता है। या फिर अगर आपने कोई समझ लीजिए कोई ऐसा वैसा वीडियो देख लिया, ठीक है, एडल्ट वाला आपने कोई वीडियो देख लिया, आपने यहाँ पर मतलब रात को आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको हो गया बोर, आपने यहाँ पर टाइप कर दिया कोई एडल्ट वाली चीज़, फिर क्या होता है, फिर सजेशन में आपको वही चीज़ जो है अगेन एंड अगेन दिखाई देती है। एक किस्सा हुआ था, क्या हुआ था, एनसी अपना ये जो है IRCTC जो है उस पर किसी ने तो भी ये किया था, टिकट जो है वो बुक करने के लिए जा रहा था, उसको वहाँ पर कुछ समझ लीजिए कुछ अडल्ट वाली चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही थी एडवर्टीजमेंट में। उसने उसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर पर IRCTC को भेज दिया कि देखो आपकी वेबसाइट पर हमें कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलती है। उस पर IRCTC ने रिप्लाई किया कि जैसी जैसी चीज़ें आप सर्च करते हो वही आपको अलग अलग एड्स में नज़र आती है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है।
तो मतलब आप समझ रहे हो कैसे आपके दिमाग को हाईजैक किया जा सकता है, कैसे आपका डेटा जो है वो लीक होता है, कैसे आपके डेटा को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और देखते रहना है ये वाला चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अबाइडिंग इंस्पिरेशन, देखिए स्वामी विवेकानंद जो है उनकी यहाँ पर थॉट के बारे में बात की जा रही है, हमारे जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो ऐसे का पेपर होता है उसमें भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद अगर हम देखते हैं तो इंस्पिरेशन है बिहाइंड नेशनल यूथ डे, है ना, हमने नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया। इन जस्ट 39 ईयर्स 14 ऑफ विच वर इन पब्लिक लाइफ, ही फिल्ड द कंट्री विथ थॉट हुज एनर्जी स्टिल फेल्ट टुडे। आज भी हम उनकी एनर्जी जो है वो फील करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हाँ यूथ जो है, यूथ हमारे, अगर हमारे देश में देखते हैं तो यूथ जो है बहुत ज़्यादा है। हमारी जो कंट्री है वो यूथफुल स्टेज पर है, और जब यूथफुल स्टेज पर है तो एनर्जी जो है वो काफ़ी हाई रहती है। एनर्जी जो है वो अगर हाई है तो अगर उसको सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अगर उसको गलत डायरेक्शन में लगाई जाए तो फिर पूरी तबाही हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या आप करना चाह रहे हो, क्या आपकी थॉट प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्विच करना। वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर हम देखते हैं तो यूथ है ना। आज की कंट्री में अगर हम यूथ देखें तो फिर क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ रेट जिस तरीके से चल रही है तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी जो कंट्री है काफ़ी यूथफुल स्टेज में है। और कोविड-19 जो पेंडेमिक हुआ है उसके बाद से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसके लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक कोट जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का हमें देखने को मिलता है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच। क्या बोला गया है? अराइज अवेक और स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। ये जो कोट है, ये कोट के सहारे सीधा आप यूपीएससी जो है वो क्लियर कर सकते हो, या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लियर कर सकते हो कि भाई आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है जब तक आप पहुंच ना जाओ। ये जो मंत्रा है स्वामी विवेकानंद का काफ़ी इफेक्टिव है, रिलेवेंट है और इंस्पायरिंग है आज के टाइम पे भी, और तब भी जब हम कॉलोनीज, मतलब जब ब्रिटिशर्स का राज था, कि जब तक हमारा गोल जो है वो अचीव ना हो जाए, जब तक हमारे गोल्स की तरफ पहुंच ना जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थकना मना है। ठीक है, इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर बनने के लिए पूरी तैयार है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी जो है उसके तहत काफ़ी एनर्जी जो है वो हमें देखने को मिलती है, और यूथ जो है अगर वो यहाँ पर सही डायरेक्शन में चले जाए, सही डायरेक्शन अगर उन्हें मिल जाए तो फिर क्या कुछ अचीव नहीं हो सकता है। उनकी जो मंत्राज है काफ़ी मतलब लॉन्ग एवरग्रीन हमें देखने को मिलते हैं। अनटिल यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ यू कैनॉट ट्रस्ट अल्लाह और गॉड। यहाँ पर जब तक आप खुद पे ट्रस्ट न रख लो तब तक आप भगवान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वो एक डायलॉग है ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है कि भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो इसलिए क्या है कि अगर आपको किसी भी ट्रस्ट करना है, यहाँ पर आप अल्लाह गॉड के बजाय कुछ भी रख लो, आप जब तक खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तब तक आप भगवान पे ट्रस्ट कैसे करोगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हमारी समझ लीजिए नॉर्मल सिर्फ आप कहीं ट्रेन से जा रहे हो और वहाँ पर आपकी टिकट जो है अगर वेटिंग चल रही हो, आप भगवान के पास जा रहे हो कि यार भगवान प्लीज़ मेरी टिकट जो है वो कंफर्म करवा देना, कंफर्म करवा देना, कंफर्म करवा देना, है ना। ऐसा होता है, आप भगवान के पास जाते हो। दूसरा, आप कौन सी चीज़ के लिए मांगने के लिए जाते हो? आप जाते हो कि भगवान मेरे जो पेपर है वो अच्छा चल जाना, भगवान मेरा पेपर जो है वो अच्छा चला जाए, भगवान मेरा पेपर जो है वो अच्छा चल जाए, है ना। अब ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसमें आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसी और पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो, आपका सिलेक्शन है आपके हाथ में है ना। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको अगर खुद पर ट्रस्ट है तो आपको अपने आप भगवान पर ट्रस्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको कंप्लीटली, आप कितना भी मांग लो ना, आपको अगर इतना ही भरोसा है, आप बोल दो भगवान को, भगवान मेरा पेपर अच्छा चल जाए, बस आपको ट्रस्ट है भगवान पर, छोड़ दो। लेकिन फिर भी हम नर्वस रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है। और भगवान पर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं है। तो इनडायरेक्टली आते किस पर है? हम खुद पर आते हैं। समझ रहे हो? ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उनकी जो विजन है कि यहाँ पर राइज हो जाए तो आइडिया ऑफ अंत्योदय, है ना, अंटिल द अपलिफ्टमेंट ऑफ लास्ट पुअर पर्सन इन द कंट्री, यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट जो है मीनिंगलेस रहेगी। आपको पता है अभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है, मतलब ऐसे में हमें ये जो क्वेश्चन है ये देखने को मिला था कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो सोशल एस्पेक्ट में, सोशल डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेते हैं बिना सोशल डेवलपमेंट के लिए तो मीनिंगलेस है।
तो देखो आप किस तरीके से हमें यहाँ पर रिलेवेंस देखने को मिलता है और कितना यहाँ पर रिलेवेंस हमें इस चीज़ का देखने को मिलता है। तो इसीलिए कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाएगी बताते नहीं आता है। तो ये ऐसे बोलिए या फिर हमारा जीएस पेपर 4 बोलिए, सभी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए जितने ज़्यादा आप कोट्स रखोगे अपने पास, जितने ज़्यादा आप कोट्स आपके दिमाग में रखोगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स, कम्युनिटीज, ट्रेडिशंस, थिंकिंग जो है यहाँ पर कंबाइन किए हैं। वो मतलब अगर आप देखोगे तो काफ़ी आपको खुलने के लिए, आपकी जो भी बाउंड्रीज है उसको खोलने के लिए उनके जो थॉट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 19th सेंचुरी स्पोक पर्सन जो है सनातनी रिलीजन, जिन्होंने यहाँ पर साइक्लोनिक हिंदू ड्यू टू हिज व्यूज स्टिल यहाँ पर फर्मली स्टैंड ऑन द वर्ल्ड स्टेज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नेक्स्ट इस पर आते हैं, यहाँ पर पुदुचेरी स्टैंड ऑफ जो है उसकी बात की जा रही है, हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर्म बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज इन इंडिया। मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको यहाँ पर निकाल दिया गया था, ठीक है। फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो रोल यहाँ पर अदा करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो कर दी जाती है। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर पैदा होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे पुदुचेरी स्टैंड अप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसमें जो किरण बेदी है उनके अगेंस्ट में ये हो रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अभी इलेक्शंस जो है वहाँ पर आ रहे हैं तो लोकल बॉडीज़ के, तो उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पर ज़रूर लिखिए। नॉर्मली अगर हम देखते हैं इलेक्शन के बारे में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको एक्ट करना पड़ता है ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर हमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो देखने को मिलती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं। वो कौन सी है? दिल्ली है, पुदुचेरी है एंड अब जम्मू एंड कश्मीर भी है ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें तीनों जगह पर देखने को मिलते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड एंड वाइस पर काम करना पड़ता है। दिल्ली में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सिलसिले में ये कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को नॉर्मली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड एंड वाइस पर काम करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हर मैटर प्रेसिडेंट के पास नहीं ले जा सकता है। अगर बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास लेके जाएंगे, फिर राष्ट्रपति जो बोलेंगे वो फाइनल रहेगा। लेकिन हर मैटर को अगर आप लेकर जाओगे तो वो नहीं चलेगा भाई साहब। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो ये यहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ होती है, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारे यहाँ पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, इनके सबके इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज़, इनके इलेक्शन जो है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है ना। अब ये हमें आर्टिकल 243K 2 ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप वो क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे रिक्लेमिंग सार्क फ्रॉम दी एशेस ऑफ 2020, ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सार्क कंट्रीज देखोगे तो उसमें यहाँ पर मैप देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर नेपाल आपको देखने को मिलेगा, भूटान आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको मालदीव्स जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतनी कंट्रीज हमें देखने को मिलती है। अब देखिए आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हमें न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर से कैसे पढ़नी है। तो हम ये वाली जो न्यूज़ है पर्टिकुलरली हम ये न्यूज़पेपर पर जाएंगे और उस पर देखने की कोशिश करेंगे कैसे हमें पढ़ना होता है, ठीक है, जिससे कि आपको ये भी समझ में आ जाए हाँ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कैसे आप पढ़ोगे। तो चलिए चलते हैं इस न्यूज़ पर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं रिक्लेमिंग सार्क फ्रॉम द एशेस ऑफ 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सार्क है मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ कहाँ गया, हाँ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो सार्क जो है ये पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों उसके मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आता है। आपको सीधा मेंस में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो सार्क है अब ये टूथलेस टाइगर टाइप का बन चुका है, मतलब इसका अब कोई आज के टाइम पे रिलेवेंस नहीं रहा है। अगर हम बीमस्टैक देखें तो वो उस पर इंडिया ने फोकस करना चाहिए, या फिर सार जो है वो आगे जाकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इसलिए हमें सार पर फोकस करना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है आपको जीएस पेपर 2 के संदर्भ में आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो हमेशा यही बोलता है कि जो पाकिस्तान है
जब तक वो जो टेररिज्म है उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सुलझा नहीं लेता है तब तक हम यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं, मीटिंग ही नहीं करेंगे। उसकी वजह से जो मीटिंग्स है वो कंटिन्यूसली पोस्टपोन जो है वो होती हुई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ओवर द पास्ट ईयर इंडिया और पाकिस्तान के इशू जो है सार्क की मीटिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो करते रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इसी बारे में देखें तो चाइना जो है, चाइना का अग्रेशन हमें एलओसी के अराउंड देखने को मिल रहा है ना। लेकिन ये होने के बावजूद क्या हमने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो नहीं की? बिल्कुल की है। अगर हम बात करते हैं नेपाल की, भूटान की, नेपाल की भी अगर हम बात करते हैं तो नेपाल जो है उसका जो मैप है वो यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट करता है जहाँ पर नेपाल रहता है। तो मतलब यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर अगर कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहे हैं तो भी इंडिया जो है पार्टिसिपेट करता है। लेकिन सार्क की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, पाकिस्तान रहने की वजह से पाकिस्तान का हवाला देकर इंडिया जो है वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अभी अगर आप देखोगे ना तो सार्क को रिवाइव करना ही काफ़ी क्रूशियल है। सार्क को रिवाइव करना काफ़ी क्रूशियल है जो पेंडेमिक का सिचुएशन आया है, क्योंकि देखिए हमें ऐसा देखने को मिलता है कि साउथ एशिया जो है यहाँ पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हुआ है ना, और इसको उभारना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये यूनिक रोल प्ले कर सकता है जो फ्यूचर में पेंडेमिक से उसको काउंटर करने, क्योंकि पेंडेमिक अगर फ्यूचर में भी आते हैं उसको काउंटर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और सभी कंट्री जब साथ में आएगी तभी यहाँ पर काउंटर किया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पेंडेमिक जो है उसने इम्पैक्ट किया है साउथ एशियन इकोनॉमीज को, है ना, अगर आप देखोगे तो। अब इसमें अगर आप टोटल एस्टिमेट देखोगे तो एन एस्टिमेट 22% फॉल इन द रेवेन्यू ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, है ना, साउथ एशियन कंट्रीज का ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और काफ़ी जॉब लॉसेस है ये यहाँ पर हमें देखने को मिले। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ अबाउट 10.77 मिलियन जॉब्स एंड 52 बिलियन इन जीडीपी इन टूरिज्म सेक्टर। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपस में मिलजुल कर यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो की जानी चाहिए, है ना। अब लॉन्गर टर्म में अगर आप देखोगे तो देयर विल बी शिफ्ट इन द प्रायोरिटीज टुवर्ड द हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पर प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी। जो कोविड ने यहाँ पर बॉर्डर के अराउंड भी जो भी यहाँ पर चीज़ें की है उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज होने वाली है। इसलिए जब हम यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेड, ट्रैवल, माइग्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आप अगर देखोगे तो काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो प्ले करेगी। अब यहाँ पर while it will be impossible, देखिए while it be impossible for the countries to cut themselves off from the global market entirely, regional initiatives will become a Goldilocks option, है ना, not too hot and not too cold for or the happy medium between the globalization hyper nationalism। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हाँ, हर कंट्री जो है वो आत्मनिर्भर बनने की बात करेगी, हर कंट्री जो है खुद को उभारने की बात करेगी, हर कंट्री खुद के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात करेगी। लेकिन यहाँ पर जो हर कंट्री है, रीजनल इनिशिएटिव जो है वो गोल्डीलॉक ऑप्शन भी बन जाएंगे। मतलब बेसिकली कैसा है कि ग्लोबलाइजेशन, हाइपर नेशनलिज्म जो है उसके बीच में, मतलब यहाँ पर आपस में जो है बातचीत करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड है ये डिवाइड हुआ है बिटवीन द रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट, जैसे कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा अग्रीमेंट देखोगे, है ना, या फिर उसका देखोगे नदर्न कॉमन मार्केट देखोगे, तो अब यहाँ पर इंडिया को भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आरसीईपी जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या फिर साफ्टा अगर हम सार्क कंट्रीज़ के साथ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको बढ़ावा देना। मतलब सार्क जो है उसको हमें यहाँ पर दबाना नहीं है, सार्क को यहाँ पर हमें उभारने की ज़रूरत है, सार्क में हमें यहाँ पर चीज़ें लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी भूमिका जो है वो निभा सकता है। चाइना अगर आप देखोगे, चाइना फैक्टर तो है ही, तो ये आप मतलब ढांचा ही आप दिमाग में बिठा लो, जब भी आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ढांचा बिठा लो। चाइना के बारे में जब हम बात करें 5 पॉइंट्स आपके तैयार रहने चाहिए। चाइना क्या है, मतलब चाइना अगर आप देखो क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, चाइना जो है वो क्या कर रहा है, डेप्ट ट्रैप में कंट्रीज़ को फंसाने की कोशिश कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है, तो चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जो है उसमें यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा है, आरसीईपी। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं टॉपिक को लेकर जो चाइना के बारे में आपके पता रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ सीधी सीधी आपकी आ जाती है। अब इंडिया के स्टेप अगर हम देखते हैं तो इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया जो है हेल्थ, इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी जो है रीजन में ये यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे सार्क मीटिंग जो उसमें प्रॉब्लम्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है कि हमने यहाँ पर जो चाइना है जिस तरीके से कर रहा है तो उस तरीके से नेबरहुड, क्योंकि सार्क में अगर आप देखोगे तो मोस्टली हमें नेबरहुड कंट्रीज देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें अपलिफ्ट करना है, जिससे कि ठीक है अगर पाकिस्तान जो है वो हमारे अगेंस्ट में भी है लेकिन बाकी जो कंट्रीज है उनको हमें साथ में लेकर हम चल सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की वजह से बाकी कंट्रीज को भी साथ में लेकर ना चले तो हम यहाँ पर अकेले पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। हर रोज़ शाम को 6 बजे जो वीडियो है वो अपलोड हो जाया करेगा। आप MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, जियोग्राफी का कोर्स चल रहा है, इकोनॉमिक कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट आने वाला है, बहुत सारे कोर्स है, GS 1 2 3 4 आने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।